हेलो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फिजियोक्रेसी। फिजियोक्रेसी एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जहाँ पे इसका जन्म ही होता है यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए, क्योंकि एक ऐसी डॉक्ट्रिन इससे पहले यहाँ पे वर्क कर रही थी जहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे फ्रांस या ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी यूरोप में जितने भी कंट्री है इनमें ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे वर्क कर रही थी। तो ये एग्जैक्टली मर्केंटाइलिज्म होता क्या है, ये समथिंग रिलेट करता है जो कॉमर्स यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म ये ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्ट्रिन यहाँ पे वर्क करती थी। कोई भी कंट्री अपने कंट्री को किस तरह से यहाँ पे बिल्ड करे, किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाए, इस पे ही ज़्यादा फोकस मर्केंटाइलिज्म सिस्टम या डॉक्ट्रिन में दिया गया था। जहाँ पे फ्रांस में यहाँ पे कॉल्बर्टिज्म माना जाता था, जर्मनी ऑस्ट्रिया में कैमरलिज्म और ब्रिटेन में यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म, अमेरिका में यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी और इंडिया यूरोप में मोस्ट ऑफ यहाँ पे यूरोप में यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म से माना जाता था। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग दिस 16 to 18 सेंचुरीज नो एज द इरा ऑफ मर्केंटाइलिज्म। जो 16 to 18 यहाँ पे जो 300 ऑलमोस्ट 300 साल का जो यहाँ पे टाइम पीरियड रहा है, इसे यूरोप में यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे सिस्टम या डॉक्ट्रिन माना जाता था। यहाँ पे यूरोप में जहाँ पे मेनली यहाँ पे फ्रांस में जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे कॉल्बर्ट जो यहाँ पे JB कॉल्बर्ट माने जाते, जो फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रांस के रह चुके हैं, और ये किंग यहाँ पे लुई जो 14 थे, इनके टाइम पीरियड में यहाँ पे फ्रांस के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और उनको उनके इतने रूल इतने स्ट्रिक्ट थे कि फ्रांस को किस तरह से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करे, और उनके इतने यहाँ पे रूल्स थे कि जहाँ पे लोग यहाँ से उन रूल्स से यहाँ पे परेशान हो गए थे। और इसकी वजह से ही फ्रांस को यहाँ पे द ग्रेट कॉल्बर्ट भी माना जाता था। उन ऐसी सिचुएशन में फ्रांस ने क्या क्या झेला है, यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म का जितना भी लॉस्ट हुआ है, ये सबसे ज़्यादा यूरोप में जो यहाँ पे लॉस की हुई जो कंट्री थी वो थी सिर्फ और सिर्फ फ्रांस। जहाँ पे इसका मर्केंटाइलिज्म का फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ था इंग्लैंड इस कंट्री को। तो यहाँ पे हम देखें कि मर्केंटाइलिज्म इतनी स्ट्रिक्टली और किस तरह से अपने नेशन को किस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानती थी, और उनकी क्या एक वजह थी जहाँ पे 300 साल तक ऑलमोस्ट 300 साल तक यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म ने यूरोप में रूल किया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो देखते हैं नई एक फिजियोक्रेसी जो यहाँ पे डॉक्ट्रिन आती है, ये डॉक्ट्रिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्रांस में ही डेवलप होती है, पूरे यूरोप में इसका इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये किस तरह से यहाँ पे एग्रीकल्चर को और किस तरह से नेचुरल ऑर्डर को यहाँ पे फोकस करती हुई फिजियोक्रेसी यहाँ पे बनती है। बट इसके पहले हम देखें कि मर्केंटाइलिज्म इसको किस तरह से यहाँ पे बांधा गया था, जहाँ पे ये किसी भी तरह की यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म का नहीं था, जहाँ पे किसी भी कंट्री में जो जो फिलोसोफर थे, जो भी इकोनॉमिस्ट थे, अपने अपने तरीके से यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे वर्क कर रहे थे। और उससे ही अब उनकी आइडियोलॉजी पे ही या उनकी फिलोसॉफी पे ही यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म वर्क कर रहा था। तो ये किसी भी ग्रुप नहीं था, किसी भी आइडियोलॉजी को यहाँ पे फोकस नहीं करते थे। उस कंट्री के जो चीफ यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे अपने रूल को क्रिएट करेंगे, अपने नेशन को बिल्ड करने में, उस तरह से यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म बन पाता था। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने डीपली यहाँ पे डिस्कस किया है कि मर्केंटाइलिज्म किस तरह से वर्क कर रही थी, और उसके हमने 2 पार्ट में यहाँ पे वीडियो बनाए हैं जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट पे। मर्केंटाइलिज्म को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए एडम स्मिथ ने यहाँ पे अपने वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में यहाँ पे डेवलप की। और ये मर्केंटाइलिज्म की जो डॉक्ट्रिन है ये किसी भी कंट्री के लिए हार्मफुल है, वो इतनी परफेक्ट नहीं है, और बदलते समय के साथ साथ जो मर्केंटाइलिज्म है इसका इन्फ्लुएंस भी कम होता हुआ दिखाई देता है। और ये 1776 के बाद यहाँ पे जो एडम स्मिथ ने यहाँ पे एक रिव्यू रखी, जो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का बना था वो इसी
टाइम पीरियड में जो 1776 में उभर के आता है वेल्थ ऑफ नेशन में, जहाँ पे उन्होंने किसी भी कंट्री को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और जो मर्केंटाइलिज्म मानते थे, ज़ीरो सम गेम, किसी भी कंट्री का अगर प्रॉफिट होता है तो किसी कंट्री का लॉस होता है, बट ये एडम स्मिथ ने इसे फॉल्स किए हैं और उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में किसी भी कंट्री के अबेंडेंस और स्केर्सिटी इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो किस तरह से यहाँ पे इंटरनेशनल जो यहाँ पे ट्रेड होगा ये प्रॉफिट होगा और सभी का, दोनों भी कंट्री यहाँ पे प्रॉफिट में हो सकती है। इस तरह से मर्केंटाइलिज्म इस कॉन्सेप्ट को, इस डॉक्ट्रिन को बदलते समय के साथ साथ यहाँ पे फॉल होते हुए या डिक्लाइन करते हुए हमें दिखाई देते हैं। बट हम देखें यहाँ पे जो मर्केंटाइलिज्म है, ये मर्केंटाइलिज्म फ्रांस ने इतना उसको झेला है, इस डॉक्ट्रिन को या इस रूलर को इतना झेला है कि यहाँ पे फिजियोक्रेसी इस कॉन्सेप्ट, इस डॉक्ट्रिन को भी यहाँ पे जन्म देती हुई हमें पता चलता है। तो यहाँ पे फिजियोक्रेसी को हम मानते हैं या उसे दूसरे नामों से भी पहचाना जाते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर सिस्टम से उसे पहचाना जाता है। उसी के साथ फिजियोक्रेसी का मीन्स होता है रूल ऑफ नेचर, जो नेचर के द्वारा रूल किया जाता है उसे ही फोकस करे और यही एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ नेचर अपने अपने तरीके से यहाँ पे रूल करेगी और उसे ही इंसान को यहाँ पे फोकस करना है और उस तरह से ही जीना इम्पोर्टेंट है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिजियोक्रेसी में माना जाता है। तो फिजियोक्रेसी की फेथ है यहाँ पे साइंस ऑफ नेचर ऑर्डर, जहाँ पे नेचुरली जो चीज़ें होंगी इसे ही नेचुरली एक साइंस है और इसे ही मानना है, यही फॉलो करता है और यही फिजियोक्रेसी हमें एक डॉक्ट्रिन कहती है। तो फिजियोक्रेसी का रिमार्केबल कहा जाता है कि ये जिस तरह से यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म यहाँ पे किसी भी ग्रुप नहीं था, किसी ऑर्गेनाइज नहीं थी, लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे अपने अपने रूल यहाँ पे यूरोप के अंदर मर्केंटाइलिज्म को अपनाने लगे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। फिजियोक्रेसी के अंदर फर्स्ट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स को माना जाता है, जहाँ पे पहली बार यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज या किसी ग्रुप को लेके यहाँ पे फिजियोक्रेसी बनी थी, जहाँ पे सेंट्रलाइज यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसी तरह से यहाँ पे फिजियोक्रेसी का मीनिंग है और ये जो वर्ड है ये हमें मिलता है ग्रीक लैंग्वेज से, जहाँ पे फिजियोक्रेट्स, जो ये ग्रीक लैंग्वेज में हमें ये वर्ड मिलता है, जिसको हमने इंग्लिश में यहाँ पे फिजियोक्रेसी उसका ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे फिजियो मीन्स होता है नेचर और क्रेसी मीन्स होता है सिस्टम। एक किसी नेचर का सिस्टम यहाँ पे जो वर्क करता है उसी को ही कहते हैं नेचुरल ऑर्डर, या हम कहेंगे साइंस ऑफ नेचुरल ऑर्डर, रूल ऑफ नेचर। तो यहाँ पे ये नेचुरली सिस्टम जो यहाँ पे वर्क करती है उसे ही इन शॉर्टली हम कहते हैं फिजियोक्रेसी। तो फिजियोक्रेसी के जो लीडर थे, या हम कहें कि फिजियोक्रेट्स जो बने थे, वो एक इकोनॉमिक्स थे, फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने अपनी तरीके से यहाँ पे फिजियोक्रेसी को आगे लेके जाने का, जो फ्रांस में लेके वर्क करने की जो कोशिश की थी, उसमें सबसे पहले नाम आते हैं फ्रैंकोइस क्विस्नी, जो उनका टाइम पीरियड रहा है 1694 टू 1774। उनके बाद आते हैं मिराबियो, जिनका पूरा नाम मार्क्यूस डी मिराबियो था। उनके क्विस्नी के बाद इन्होंने ये फिजियोक्रेसी को आगे लेके जाने की कोशिश की। बट हम देखें कि जो फिजियोक्रेसी यहाँ पे जितनी भी उभरी है, यहाँ पे फिजियोक्रेट्स में यहाँ पे क्विस्नी ने ही अपना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे दिया था, जिन्होंने 1758 में उनकी जो बुक आई थी सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ, इससे ही हमें पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे फिजियोक्रेसी ने यहाँ पे जन्म लिया और किस तरह से फ्रांस में ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। बट उनके बाद जितने भी फिलोसोफर आए, उन्होंने फिजियोक्रेसी को उतनी ही तरीके से हैंडल नहीं किया, इसलिए वो स्प्रेड होने में हेल्पफुल नहीं बनी और फ्रांस के अंदर ही यहाँ पे सीमित रह चुकी थी। फिर यहाँ पे मिराबियो के बाद आए थे एने रॉबर्ट जैक्यूस टुरगोट, जो उनका टाइम पीरियड था 1727 टू 1781। तो ऐसी भी लिस्ट है जहाँ पे फिजियोक्रेसी के अंदर फिजियोक्रेट्स ने अपने अपने तरीके से यहाँ पे फिजियोक्रेसी को आगे लेने जाने की कोशिश की है, बट वो उतनी भी सक्सेसफुल नहीं है। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट जो फिजियोक्रेट्स थे वो थे फ्रैंकोइस क्विस्नी, जिनका हम टाइम पीरियड देखें कि उनका बॉर्न 1694, डेट उनकी 1774, जो एक फ्रेंच इकोनॉमिक्स के
बतौर उन्होंने काम किया। एक पेशे से वो एक डॉक्टर थे। उनका हम जानते हैं कि वो फिजिशियंस ऑफ द फिजियोक्रेटिक स्कूल के इम्पोर्टेंट रह चुके हैं और हम उनकी कंट्रीब्यूशन को अहम मानते हैं, जहाँ पे उन्होंने क्विज़निस इकोनॉमिक टेबल, जहाँ हम कहें कि जो द सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ जो 1758 में उन्होंने किंग लुई जो 15 थे उनके सामने ये रखा था। ये जो टेबल को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है जिसकी नींव यहाँ पे फिजियोक्रेसी से आगे लेके जाने में हेल्पफुल हो चुकी है। और हम दूसरी उनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मानते हैं जहाँ पे ऑन नेचर राइट्स को यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसी तरह से हम इन शॉर्टली हम देखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फिजियोक्रेसी मीन्स फ्रेंच रिवॉल्ट अगेंस्ट द ट्रेड कॉमर्स डिस्प्यूट्स। तो इसका जो यहाँ पे फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ है अगेंस्ट जो मर्केंटाइलिज्म को लेके ही, ये हम समझते हैं कि उससे ही यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म के बाद ही इसका जन्म हुआ है। क्योंकि फ्रांस में इतना झेला है मर्केंटाइलिज्म को कि लोगों का इतनी उनको चेंज चाहिए था। ये चेंज उनको फ्रीडम, उनके राइट्स और उनकी जीने की एक राह, उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होने में फिजियोक्रेसी ने हेल्पफुल की है। इसीलिए ही फिजियोक्रेसी को हम इकोनॉमिक स्टडी में इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं। और इसका इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं दिखा जाता, बट ये इम्पोर्टेंट अपनी रोल अपने अपने तरीके से यहाँ पे फिजियोक्रेसी बनाती है। और इसकी वजह से ही हमें इकोनॉमीज़ में यहाँ पे इसीलिए हमें फिजियोक्रेसी को यहाँ पे पढ़ना इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस तरह से हम देखें कि मर्केंटाइलिज्म का जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पे यूरोप में ऑलमोस्ट 300 साल था, जहाँ पे 15 सेंचुरी के साथ साथ उन्होंने 18 सेंचुरी तक यहाँ पे जो हाफ 18 सेंचुरी थी जहाँ पे ये मर्केंटाइलिज्म का इन्फ्लुएंस हमें यूरोप के अंदर दिखाई देता है। बट ये कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप नहीं था, ना ही कोई यहाँ पे कोई टीम बन के यहाँ पे उभर के आती है। बट मर्केंटाइलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या ये डॉक्ट्रिन को जो प्रॉफिट हुआ कंट्री है वो इंग्लैंड था। बट यहाँ पे लॉ जितना मैक्सिमम लॉस किया गया है वो था फ्रांस, क्योंकि उनके फाइनेंस मिनिस्टर जेबी कॉलबर्ट थे और उन्होंने अपनी अपनी तरीके से यहाँ पर फ्रांस में जो रूल किए हैं उसकी वजह से ही फ्रांस में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। मर्केंटाइलिज्म ये निगलेक्ट करती है एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंट को। उसी के साथ ये करने के वजह से ही फ्रांस के अंदर जो इकोनॉमी थी उसकी कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि लोग उनमें खाली सिर्फ और सिर्फ मर्केंटाइलिज्म ने यहाँ पे ट्रेड को ही इम्पोर्टेंट दिया था। और किस तरह से इम्पोर्टेंट देने की वजह से ही एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करने की वजह से ही फ्रांस की कंडीशन बैड कंडीशन में आती हुई दिखाई देती है। और इसको ही जानते हुए फिजियोक्रेसी ने अपनी इम्पोर्टेंट यहाँ पे 360 एंगल से क्रॉस जो उनके थॉट्स थे अपोजिट लिए जाते हैं। और इसी के साथ उस एक जो मर्केंटाइलिज्म के बाद जो डॉक्ट्रिन है ये डॉक्ट्रिन हार्मफुल कंडीशन में आएगी और इसको ये फ्रांस में इसकी कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फ्रांस को अगर उभरना है और नए यहाँ पे अपने कंडीशन स्ट्रॉन्ग में लाने के लिए यहाँ पे फिजियोक्रेसी ने जन्म लिया है। और उसकी वजह से ही यहाँ पे एग्रीकल्चर को अगर इम्पोर्टेंट देंगे तो यहाँ पे फ्रांस में रिवॉल्यूशन होगा। और इसके वजह से ही यहाँ पे फिजियोक्रेसी को इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिजियोक्रेसी में यहाँ जो 18 सेंचुरी के बाद ऑलमोस्ट ये 1758 में इसकी पॉपुलर ये ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे क्विस्नी, तुर्गो, मिराबियो, रिवियर इन कई इकोनॉमिक्स ने यहाँ पे अपने अपने कंट्रीब्यूशन इस थ्योरी में दिए हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मर्केंटाइलिज्म ये जब आई तब ये अगेंस्ट थी मेडिवल स्ट्रक्चर या स्टेजेस जो थे मेडिवल के, उनकी सोच को यहाँ पे अगेंस्ट करते हुए मर्केंटाइलिज्म आए। बट उसके बाद ये मर्केंटाइलिज्म के अगेंस्ट ही जाके फिजियोक्रेसी ने आगे जन्म लेते हुए दिखाई देती है। मर्केंटाइलिज्म ने यहाँ पे 300 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे रूल तो किया, बट वो बदलते समय के साथ साथ उनमें चेंजेस नहीं होने की वजह से ही
मर्केंटिलिज्म यहाँ पे डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पे फ्रांस के जो लोग थे ये पूरी तरीके से यहाँ पे फिजियोक्रेसी की डॉक्ट्रिन को यहाँ पे इम्पोर्टेंट और सपोर्ट देने लगे थे, और उसकी वजह से ही यहाँ पे मर्केंटिलिज्म डिक्लाइन की और फिजियोक्रेसी ने यहाँ पे उसकी जगह ले ली थी। मर्केंटिलिज्म के बाद हम कहें कि उसमें जो क्रिटिस किए गए हैं अनफेयर टैक्सेशन मेथड यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे, जहाँ पे सिर्फ गरीब और फार्मर पे ही यहाँ पे टैक्स लगाए जाते थे। उसी के साथ यहाँ पे अननेसेसरी वॉर भी यहाँ पे लुई 14 के टाइम पे फ्रांस में हुए थे, जहाँ पे अननेसेसरी यहाँ पे जो वॉर थे वो भी किए गए, और इतना बर्डन यहाँ पे फ्रांस में आ गया था कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे उभरना, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो लुईस 15 आते आते उनकी भी बैड कंडीशन, और उन्होंने एक अच्छे तरीके से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के रोल यहाँ पे नहीं निभाए हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम देखा करेंगे कि टैक्स बर्डन जो फार्मर और जनरल पीपल जो थे, सामान्य लोग थे वहाँ के, उन पे ही ज़्यादा दिया गया था। और यहाँ पे एग्रीकल्चर ये इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इस तरह से मर्केंटिलिज्म माने जाते थे। बट उसके अगेंस्ट यहाँ पे फिजियोक्रेसी में एग्रीकल्चर ही वेल्थ प्रोडक्शन लिए जाएंगे, और यही इम्पोर्टेंट यहाँ पे किसी भी कंट्री के लिए एग्रीकल्चर ही सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको माना गया था। तो उसी के साथ यहाँ पे जो नए जो रेवोल्यूशन यहाँ पे आए थे, ये फ्रांस के लोगों ने एक्सेप्ट किया था फिजियोक्रेसी के साथ साथ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, इन पे ही और नया नए आइडिया यहाँ पे जो भी आएंगे इसको ही यहाँ पे वेलकम करते हुए यहाँ पे फिजियोक्रेसी यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे हम देखते हैं कि 1756 से लेके 1776 यहाँ का फिजियोक्रेसी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बरकरार रहता है। बट यहाँ पे एडम स्मिथ का जो वेल्थ ऑफ नेशन है उसके बाद यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर ही इकोनॉमी किस तरह से इम्पोर्टेंट बनती है, एक नए ढांचे में यहाँ पे इकोनॉमी हमें एडम स्मिथ के साथ साथ दिखाई देती है, जहाँ पे ये दोनों भी डॉक्ट्रिन जो मर्केंटिलिज्म और यहाँ पे फिजियोक्रेसी यहाँ पे फेल होती हुई दिखाई देती है। क्विज़नी ने यहाँ पे जो इकोनॉमिक टेबल दिया था, ये टेबल यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ है ये किस तरह से यहाँ पे उभर के आता है और एग्रीकल्चर ही कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे ही फोकस क्विज़नी देते हैं। और उन्होंने 1756 से यहाँ पे फिजियोक्रेसी एक इस तरह से ही स्टार्ट हुई है, जहाँ पे ये 1756 ये इम्पोर्टेंट साल हमें दिखाई देता है। इस तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन। यहाँ पे फिजियोक्रेसी के कुछ अजम्पशन पे ही बेस करती है ये डॉक्ट्रिन, जो ये डॉक्ट्रिन किस तरह से उसके अजम्पशन है इसको हम देखेंगे। जिसमें फर्स्ट है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। यहाँ पे जिस तरह मर्केंटिलिज्म यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानती थी, इंटरफेरेंस को इम्पोर्टेंट देती थी, बट यहाँ पे फिजियोक्रेसी में यहाँ पे गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, और अगर इंटरफेरेंस है तो ये जो नेचुरल लॉ है उसको ही फॉलो करने में इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट दे। इस तरह से उनकी स्ट्रक्चर यहाँ पे फिजियोक्रेसी में बने थे। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फिजियोक्रेसी स्प्रेड इन ओनली फ्रांस। यहाँ पे जो फिजियोक्रेसी है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के बॉर्डर तक ही रही, उसका स्प्रेड यहाँ पे उसके बाहर फ्रांस के बाहर नहीं हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फोकस ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर। फिजियोक्रेसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानती है और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फिजियोक्रेसी बिकम अ फर्स्ट स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक थॉट्स। जिस तरह से मर्केंटिलिज्म इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और ना ही कोई ग्रुप था, तो बट यहाँ पे फिजियोक्रेसी यहाँ पे फर्स्ट स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक थॉट्स माने जाते हैं, जहाँ पे वो कई ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइज सिस्टम को इम्पोर्टेंट मानती थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फिजियोक्रेसी बिलीव इन द रूल ऑफ नेचर। फिजियोक्रेसी का जो बिलीव था वो रूल ऑफ नेचर, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये नेचर के द्वारा बनती है, और नेचर ही यहाँ पे अपने अपने सोच से ही या अपने रूल यहाँ पे खुद ब खुद तय करती है, और नेचर के रूल अगेंस्ट जाना यहाँ पे किसी भी नेचर के अगेंस्ट जाना मतलब सबसे ज़्यादा नेचर के द्वारा होने वाला डिजास्टर को वेलकम करना या उसको चुनौती देना, यहाँ पे ऐसा माना जाता है फिजियोक्रेसी में। तो रूल ऑफ नेचर को इम्पोर्टेंट फिजियोक्रेसी मानती थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एग्रीकल्चर मीन्स वेल्थ ऑफ प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर ही यहाँ पे वेल्थ प्रोडक्शन करती है, इस तरह की सोच यहाँ पे फिजियोक्रेसी मानी जाती है।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है प्रोडक्शन मीन्स क्रिएटिव ऑफ सरप्लस। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो प्रोडक्शन लिया जाएगा, ये प्रोडक्शन ही यहाँ पे प्रोडक्टिव फैक्टर माने जाते हैं और उससे ही सरप्लस क्रिएट होगा। इस तरह से फिजियोक्रेसी मानती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एग्रीकल्चर इज़ अ प्रोडक्टिव फैक्टर। एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रोडक्टिव फैक्टर माना जाता है, अदर जो यहाँ पे फैक्टर है उसे नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अदर सेक्टर इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर। अदर फैक्टर जहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, इसे नॉन प्रोडक्टिव फैक्टर माना जाता है। और हमारा लास्ट यहाँ पे अजम्पशन जो है उसे माना जाता है ट्रेड एंड इंडस्ट्री जस्ट अचीव इनकम नॉट क्रिएट सरप्लस। ट्रेड और इंडस्ट्री ये जो रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से लेंगे और उनमें मॉडिफाई करके मार्केट के अंदर यहाँ पे चीज़ें बेच के अपना सिर्फ इनकम पाती है, बट यहाँ पे सरप्लस जो बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही बनाती है। इस तरह का माना यहाँ पे जाता है फिजियोक्रेसी के अंदर। तो ये कुछ अजम्पशन थे, इस अजम्पशन के बेस पे ही ये फिजियोक्रेसी बनी थी और उसके बेस पॉइंट ही यहाँ पे हमने लिए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द फिजियोक्रेसी है, उनमें 3 आइडिया थे। फर्स्ट नेचुरल ऑर्डर, सेकंड प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर और थर्ड इकोनॉमिक टेबल, जिसे द सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ भी कहा जाता है, जो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम ये थर्ड वाला टॉपिक देखेंगे। तो आज के ये टॉपिक में हम 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ में फर्स्ट और सेकंड जो नेचर ऑर्डर और प्राइमेसी ऑफ द एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर। यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर में यहाँ पे फिजियोक्रेसी ये साइंस ऑफ नेचर सिस्टम को ही इम्पोर्टेंट मानती है, जहाँ पे सेंट्रल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम को यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो बिलीव करती है सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे जो ये मेथड है यहाँ पे गॉड के द्वारा यहाँ पे ये नेचुरल ऑर्डर को वर्क किया जाता है, जहाँ पे ये जो नेचुरल ऑर्डर है ये हॉली है, यहाँ पे पवित्र है और यहाँ पे गारंटेडली यहाँ पे गॉड के द्वारा या नेचर के द्वारा यहाँ पे सिस्टम वर्क करती है। और उसी के साथ यहाँ पे जो ह्यूमन जो हैप्पीनेस करने की जो वजह है ये होती है सिर्फ और सिर्फ गॉड के द्वारा, जो नेचर के द्वारा वो हैंडल करते हैं। उसी के साथ यहाँ पे नेचुरल लॉ जो है ये वेरिएबल नहीं है और ये मैनेज किया जाता है, नेचर अपने आप ही यहाँ पे करती है। जिस तरह से एडम स्मिथ ने यहाँ पे अनसीन हैंड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना था, उसी तरह से फिजियोक्रेसी यहाँ पे मानती है कि नेचर ही अपने आप सभी सिस्टम को हैंडल करती है। और ये जो ट्राई करने की जो कोशिश है ये लोगों को हैप्पी करने की, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेचर के द्वारा ही किया जाता है। और ये जो लॉ है ये किसी के हाथ में यहाँ पे नेचर के सिर्फ और यहाँ पे नेचर के हाथ में है। यहाँ पे गॉड अपने तरीके से नेचर को हैंडल करता है, तो यहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा। और ना ही जो लोग हैं इन्होंने जो हैप्पीनेस है उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेचर ही ह्यूमन लाइफ में यहाँ पे इम्पोर्टेंट और हैप्पीनेस को देने की कोशिश अपने आप ही करती है। तो यहाँ पे फिजियोक्रेसी यहाँ पे रूल ऑफ नेचर को इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो उसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि अनचेंजेबल यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे नेचर के द्वारा होता है, क्योंकि नेचर ही अपने आप चेंज करेंगे और ये ओवरऑल यहाँ पे जो स्प्रेड है उसका नेचर का वो सभी जगह एक जैसा ही होगा। हर तरह के यहाँ पे रूल्स नेचर के सेम होंगे। तो यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे इंटरफेरेंस करना यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही किसी के सेंसेशन करने की ज़रूरत है। जो ह्यूमन बिहेवियर है इसको इम्पोर्टेंट मानी जाएगी, जहाँ पे नेचर ही अपने आप यहाँ पे ह्यूमन के बिहेवियर को इम्पोर्टेंट देगी। यहाँ पे जो नेचुरल ऑर्डर है इसके 2 टाइप यहाँ पे लॉ माने जाते हैं। एक माना जाता है लॉ ऑफ नेचर और दूसरा माना जाता है लॉ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन खुद अपने लिए बनाते हैं। और फर्स्ट जो है लॉ ऑफ नेचर, जो लॉ है जो ये नेचर ने ही बनाया है, उसमें ये रूल्स उसके भगवान ने ही दिए हैं, गॉड ने ही बनाए हैं और उसके वजह से ही नेचर अपने आप यहाँ पे वर्क करता है, जिसे फर्स्ट क्लास वर्किंग रूल यहाँ पे माने जाते हैं, जो सभी जगह एक जैसे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है उन्हें किसी भी तरह की यहाँ पे सिस्टम को इंटरफेरेंस करना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो ह्यूमन के जो लॉ है ये भी
नेचुरल सिस्टम के अंदर आते हैं तो उसको भी ये रूल नेचर के मानने पढ़ने इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम मानते हैं कि जो लॉ ऑफ नेचर है वो ये वर्क करता है ह्यूमन वेलफेयर किस तरह से डेवलप हो और जो हैप्पीनेस है लोगों में किस तरह से हो। तो इसके लिए ह्यूमन को अपने आप की जो हैप्पीनेस है इनकी को ढूंढने की वजह नहीं चाहिए और ना ही वो ढूंढने जाए। तो नेचर अपने आप ही जो प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और जो इंसान है इनको नेचर के द्वारा ही यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे जो लॉ ऑफ नेचर है जो गॉड ने किसी के हाथ में ये अथॉरिटी नहीं दी है और ये जो सिस्टम चलता है नेचर का वो खुद ब खुद नेचर के द्वारा ही चलने वाला है। तो ये पहचानने की कोशिश यहाँ पे इंसान अपने आप करना चाहिए और उसे ही फॉलो करना चाहिए। इतना ही वर्क यहाँ पे ह्यूमन के लिए दिया गया है। यहाँ पे जो नेचर ऑर्डर के जो सेकंड टाइप है उसे माना जाता है लॉ ऑफ ह्यूमन। जो यहाँ पे ह्यूमन लॉ है ये बनाए गए हैं नेचर के द्वारा ही, जिसे सेकंड क्लास यहाँ पे जो लॉ माने जाते हैं। तो उसी के साथ जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे लॉ बनाए हैं लोगों के लिए, उसको यहाँ पे जो नेचर के लॉ है उसे पहचाने और उसको ही फॉलो करे। इस तरह की ही जो लॉ है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं वो इतने ही सीमित है। उसके साथ जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो रूल्स बनाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लोगों की जीने की तरीका किस तरह से होगा, उनकी सिक्योरिटी, उनकी पॉलिसी, उनकी फ्रीडम और उनकी प्रॉपर्टी को संभालने के लिए ही ये लॉ बने हुए और इन ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है कम से कम होना चाहिए ह्यूमन लाइफ में। उसी के साथ यहाँ पे जो कंडीशन यहाँ पे बनती है ह्यूमन और जो लॉ ऑफ नेचर है दोनों यहाँ पे नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर नेचर के खिलाफ जाते हैं तो बड़ी दिक्कत या हम कहें कि डिजास्टर यहाँ पे जो बनेंगे नेचर के द्वारा उनको यहाँ पे ह्यूमन को सामना करना पड़ेगा। तो उसी के साथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे फिजियोक्रेसी में दिए गए हैं वो है एग्रीकल्चर ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे यहाँ पे जो फ्रांस के अंदर जितने भी गरीबी यहाँ पे सामना करना पड़ा है फ्रांस को, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर को यहाँ पे मर्केंटाइलिज्म ने नेगलेक्ट करने की वजह से ही ये फ्रांस को झेलना पड़ा था। इस तरह से फिजियोक्रेसी मानते हैं। तो अगर फिजियोक्रेसी मानते हैं कि अगर फार्मर अगर उस कंट्री का अगर गरीब होगा तो वहाँ का जो राजा है वो भी गरीब होगा और राजा गरीब होने की वजह से ही वो जो स्टेट है या हम कहें वो जो कंट्री है ये भी गरीबी में ही दिखाई देगी। अगर वहाँ का फार्मर अगर अच्छी कंडीशन में है तो वहाँ का राजा भी अच्छे कंडीशन में होगा और वो देश भी अच्छी कंडीशन में वर्क करेगा, वही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में दिखाई देगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन यहाँ पे फिजियोक्रेसी एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंट देते हुए ही मानती है जो लॉ ऑफ नेचर के द्वारा ही वर्क करता है। इस तरह से हमारा सेकेंड जो पॉइंट बनता है जो 3 इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ का जो फिजियोक्रेसी का है वो है प्राइमेसी ऑफ द एग्रीकल्चर। इनमें इम्पोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट को दिया गया है जहाँ पे नेट प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंट माना जाता है और किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशंस ऑफ द सरप्लस किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलते हैं, इसको इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। जहाँ पे नेट प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट है इसे सेकेंड इम्पोर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द फिजियोक्रेसी मानी जाती है और फिजियोक्रेसी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट देती है एग्रीकल्चर सेक्टर को ही देती है। जहाँ पे नेट प्रोडक्शन यहाँ पे लिया जाता है नेचर के द्वारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही नेचर हेल्प करती है एक्स्ट्रा या हम कहें नेट प्रोडक्शन लेने में। तो यहाँ पे वेल्थ जो क्रिएशन अगर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन लेंगे उसमें से ही यहाँ पे दिखाई देगा। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रोडक्शन है यहाँ पे जनरली यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है जो यूटिलिटी और वैल्यू है प्रोडक्शन का, इसको ही माना जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर जहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाएगा उसकी वैल्यू हम अगर बढ़ाएंगे, अगर हम प्रोडक्शन लेते ही रहेंगे तो ये डेफिनेशन यहाँ पे फिजियोक्रेसी में डिफरेंट मानी जाती है। जहाँ पे लोगों की ज़रूरत जितना है उतना प्रोडक्शन नहीं लेना है, मैक्सिमम मास लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्शन अगर लेंगे तो उससे ही सरप्लस यहाँ पे क्रिएट होती हुई यहाँ पे फिजियोक्रेसी मानती है। तो यहाँ पे जो सरप्लस क्रिएशन है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही देगा, यही माना जाता है।
उसी के साथ फिजियोक्रेसी मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर है यही सरप्लस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में जितने भी लेबर लगे हैं वो नेचर के साथ साथ, जब लेबर काम करेंगे एग्रीकल्चर में तब नेचर भी वर्क करता है, और ये मैक्सिमम लेवल में यहाँ पे प्रोडक्शन लेने में नेचर भी हेल्प करता है, ऐसा मानना फिजियोक्रेसी जो फिलोसोफर है उनका मानना है। तो एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देने में देती है, और यहाँ पे जो प्रोडक्शन लेने वाला जो फार्मर है ये खुद भी पेट भर के खाता है, और वो उस कंट्री की उसकी जो सोसाइटी है ये भी पेट भर के खा सकती है। इतनी ताकत यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में मानी जाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पे फिशिंग करने वाले लोग, माइनिंग में काम करने वाले लोग, इनका जो बिज़नेस है ये भी यहाँ पे प्रोडक्शन सरप्लस देते हुए माने जाते हैं। तो उसी के साथ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे जो ट्रेड और इंडस्ट्री, इनकी ग्रोथ को भी यहाँ पे डेवलप करता हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही यहाँ पे सरप्लस देता है, और ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ साथ मिलने वाले जो रॉ मटेरियल है इसका यूज़ करते सिर्फ और सिर्फ वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हुए दिखाई देती है। बट यहाँ पे इनकम तो कमाते हैं बट यहाँ पे सरप्लस नहीं क्रिएट करते। फिजियोक्रेसी मानती है जहाँ पे अदर जो यहाँ पे उन्होंने माना है एग्रीकल्चर को सेक्टर को छोड़ के अदर जो सेक्टर है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, इनको उन्होंने नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर माना है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे जनरेट नहीं करती है सरप्लस, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करती है और कुछ कन्वर्टिंग करती है जो लिमिट समय तक ही कर पाएगी। जो डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्शन लिए जाएंगे इसी यहाँ पे जो मटेरियल है इन पे ही डिपेंड ये ट्रेड और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है ये डिपेंड होती है। इस तरह से यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्री इनके जब प्राइस बढ़ते हैं तो ये प्राइस उनके इक्वल होते हैं लेबर के वेजेस और कैपिटल प्रॉफिट के इक्वल होते हैं। क्योंकि एग्जांपल हम समझे कि अगर कारपेंटर अगर कोई वुड को लेके अगर कोई चेयर बनाता है तो ये उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाता है, तो ये उसकी जो सरप्लस है ये क्रिएट नहीं कर पाता। उसी तरह से यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर जो यहाँ पे प्रोडक्टिव सेक्टर माना जाता है वो क्या करता है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ सीड्स को अगर हम पेड़ दे तो उसके साथ साथ हम लॉट ऑफ यहाँ पे फूड जनरेट कर पाएंगे। तो इन शॉर्टली यहाँ कहा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी हम खेती करेंगे एक मुट्ठ भर हम जब अनाज डालेंगे तो उसमें कई तरीके के हम यहाँ पे जो फूड है यहाँ पे ले सकते हैं। हर तरीके के यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ यहाँ पे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड और इंडस्ट्री यहाँ पे कैलकुलेशन करती है वैल्यू एडिशन की, बट यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं वैल्यू वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करने की वजह सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के पास। तो इन शॉर्टली हम मानते हैं एडिशन इज़ नॉट अ मल्टीप्लाई कंडीशन नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर के पास। तो एडिशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के पास है। और इस तरह से हमारा जो थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक टेबल, जिसे द सर्कुलेशन ऑफ द वेल्थ कहा जाता है, ये हम आने वाले पार्ट 2 में देखेंगे, जिसको डिवीज़न किया गया है सोसाइटी 3 क्लासेस में, प्रोडक्टिव क्लास, लैंडलॉर्ड क्लास और नॉन प्रोडक्टिव क्लास किस तरह से है, और उसके साथ साथ हम इस फिजियोक्रेसी में किस तरह से यहाँ पे क्रिटिस किए गए हैं ये भी हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।